सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्प्राउटी एरा। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। बेसिकली इस चैप्टर में हम बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में बेसिक डिटेल्स जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो सेक्ट का इमर्जेंस कैसे हुआ, या इन दो ग्रुप ऑफ थॉट्स या फिलोसफी का इमर्जेंस कैसे हुआ। ठीक है। सो अनागा स्कूल ट्रिप, अब ये क्या है, तो ये पहली बार था जब अनागा जो है स्कूल की ट्रिप पर जा रही थी और उन्होंने पुणे से ट्रेन पकड़ी लेट नाइट में वाराणसी के लिए। उसकी जो मम्मी है, जो उसे सी ऑफ करने आई थी स्टेशन पे, उसने टीचर को कहा कि इसको जब आप वाराणसी जा रहे हो तो इसे बुद्धा के बारे में ज़रूर बताइएगा और सारनाथ भी इन्हें ज़रूर घुमाइएगा। अब बुद्धा और सारनाथ क्यों इंटर रिलेटेड है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्था, जिन्हें हम गौतम के नाम से भी जानते हैं, जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, जिन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की आज से 2500 साल पहले। और ये ऐसा समय था जब तेजी से चेंजेस हो रहे थे, बदलाव हो रहे थे लोगों की जिंदगियों में। जैसा कि हमने चैप्टर 5 में देखा कि कुछ किंग्स जो है महाजनपदास में, वो पावरफुल होते जा रहे थे। हमने मगध के बारे में पढ़ा था, महाजनपदा के बारे में। तो वहाँ के भी कुछ किंग्स और आसपास जो भी महाजनपदास थे, वहाँ के किंग जो है कुछ पावरफुल होते जा रहे थे। नई सिटीज़ जो है डेवलप हो रही थी, लाइफ बदल रही थी। सिर्फ और सिर्फ शहरों में नहीं, गाँव में भी बदलाव हो रहे थे। कई थिंकर्स जो थे वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बदलाव जो हो रहे हैं सोसाइटी में, वो किस तरीके से हो रहे हैं। और वो ये भी जानना चाहते थे कि लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, मतलब ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। लास्ट चैप्टर में हमने गना और संघ के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध भी इसी तरीके से गना से बिलोंग करते थे और इनके गना का नाम क्या था, साक्य गना। ठीक है। और वो एक क्षत्रिय थे। तो जब वो यंग थे, उन्होंने अपनी सारी होम के कंफर्ट्स जो है वो सब छोड़ दिए, त्याग दिए और नॉलेज की तलाश में, सर्च ऑफ नॉलेज, वो निकल पड़े। वो कई सालों तक ऐसे ही घूमते रहे, कई लोगों से मिले, डिस्कशंस की थिंकर्स के साथ में, और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद का रास्ता निकालेंगे रियलाइजेशन के लिए। मेडिटेशन करा उन्होंने कई दिनों तक अंडर पीपल ट्री के नीचे बैठ के, जो कि बोध गया में है। अब ये बोध गया कहाँ है, बिहार में। ठीक है। और यही वो जगह थी जहाँ पर बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वो बुद्धा के नाम से जाने लगे। बुद्धा का मतलब जैसे हम वर्ड यूज करते हैं बुद्धि, इसी तरीके से यहाँ पे बुद्धा, बुद्धा का मतलब वाइज मैन। ठीक है, जो नॉलेजेबल हो, नॉलेज वाला व्यक्ति। ठीक है। देन जब उन्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो वो सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी के पास में है, उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर उन्होंने पहली बार अपनी शिक्षा लोगों को दी। अपना फर्स्ट सरमन जो है उन्होंने कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो वेयर डिड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन, तो वो उन्होंने सारनाथ में दिया। बाकी की उन्होंने लाइफ जो है अपनी ट्रैवलिंग में गुजारी, नंगे पैर, सॉरी पैदल जो है वो यात्राएं करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, लोगों को सिखाते थे, जब तक उनकी डेथ नहीं हुई। कहाँ उनकी डेथ हुई, कुशीनारा में। तो जब तक उनकी डेथ नहीं हुई तब तक वो ऐसे ही ट्रैवल करते रहे, पैदल ट्रैवल करते रहे और लोगों को ज्ञान देते रहे। बुद्धा ने ये सिखाया, या बुद्धा ने ये बताया कि लाइफ जो है इज फुल ऑफ सफरिंग, कि दुख से भरी हुई है, सफरिंग से भरी हुई है, अनहैप्पीनेस से भरी हुई है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज हमारी कुछ डिज़ायर्स है, हमारी कुछ क्रेविंग्स है जो कभी ख़त्म नहीं होती। ये क्रेविंग्स और डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। हमें एक चीज़ की इच्छा होती है, जब हमें वो चीज़ मिल जाती है तो हम उससे ज़्यादा की इच्छा करने लगते हैं, फिर उससे ज़्यादा की इच्छा करने लगते हैं। इसी तरीके से देखिए, कोई व्यक्ति है जिसके पास नौकरी नहीं है, बिल्कुल बेकार है, सबसे पहले वो सोचेगा उसे एक नौकरी मिल जाए। जैसे ही उसको एक नौकरी मिल गई, उसके बाद सोचेगा कि वो घर ले ले, एक रहने के लिए छत हो उसके पास। जैसे ही उसके पास छत आएगी तो एक्स्ट्रा चीज़ें घर में जोड़नी स्टार्ट करेगा। बेड लाएगा, टीवी लाएगा, फ्रिज लाएगा, फिर एसी लगा लेगा। धीरे धीरे एक्स्ट्रा पैसा बचेगा तो फिर वो मूवी देखना चाहेगा।
इसी तरीके से डिज़ायर जो है वो एक के बाद एक बढ़ती जाती है। सिर्फ यहाँ पर डिज़ायर नौकरी मिलने से तक ख़त्म नहीं हुई, डिज़ायर एक के बाद एक बढ़ रही है। तो हमारी लाइफ में दुख का कारण ही यही है, क्योंकि जब वो डिज़ायर पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। सपोज कीजिए अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं है तो हम दुखी भी नहीं होंगे, ठीक है। इच्छा दुखी तब होते हैं जब कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है, अगर हमें वो चीज़ मिल भी जाती है जो हमें चाहिए, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हम और ज़्यादा चाहते हैं और उससे ज़्यादा बढ़कर चाहते हैं। बुद्धा ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, ठीक है, और इसे कहा थर्स्ट। थर्स्ट मतलब एक प्यास या चाहने की इच्छा, या आप कह सकते हैं इसे थर्स्ट या तन्हा जो है, बुद्धा ने नाम दिया। उन्होंने ये सिखाया कि जो हमारी ये कांस्टेंट क्रेविंग है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसे हटा सकते हैं मॉडरेशन को फॉलो करके। लाइफ में हर चीज़ में मॉडरेशन को फॉलो करके हम इस क्रेविंग को ख़त्म कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी सिखाया लोगों को कि दूसरों के प्रति हमें काइंड रहना चाहिए, लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लोगों की लाइफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन वो एनिमल्स ही क्यों ना हो। अगर हमें अपनी लाइफ प्यारी है तो हमें एनिमल्स को भी किल नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें उनकी लाइफ की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका मानना था कि हमारे जो एक्शंस हैं, हमारे जो कर्म हैं, जो हम कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो हमें अफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ में। सिर्फ इस लाइफ में नहीं, हमारे आने वाली ज़िंदगी में भी हमें अफेक्ट करते हैं। तो हमारे जो कर्म होते हैं, ठीक है, जो हमारे कर्म होते हैं, हमारी जो एक्शंस होते हैं, उनका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। ये जो है हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, आने वाली लाइफ को भी और करंट लाइफ को भी। बुद्धा ने सिखाया, बुद्धा ने जो है किस भाषा का प्रयोग करके आम आदमी को जो है समझाने की कोशिश की, तो वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे ताकि लोगों को समझ में आ सके, ठीक है। उन्होंने लोगों को इसके अलावा उन्होंने लोगों को एनकरेज भी किया कि वो ये नहीं है कि जो कहा जा रहा है बस उसको सुन के उसी को फॉलो करे, उसी को एक्सेप्ट कर ले, खुद भी सोचे इस बारे में, खुद भी एनालाइज करें और फिर चीज़ों को मानना शुरू करें। अब कीसा गौतमी की बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है, और इसको हम देख लेते हैं। एक फेमस स्टोरी है बुद्धा के बारे में। एक बार क्या हुआ, एक औरत होती है जिसका नाम था कीसा गौतमी, उसका बेटा मर जाता है, वो बहुत दुखी हो जाती है, वो इधर उधर घूमती है गलियों में, शहर की गलियों में घूमती है अपने बच्चे को लेकर, और सबसे मदद मांगती है कि इसकी ज़िंदगी जो है वापस दे दो, ठीक है। तो तो आप देखेंगे एक दयालु व्यक्ति होता है, वो बुद्धा के पास ले जाता है उस लेडी को, कीसा गौतमी को बुद्धा के पास ले जाता है। तो बुद्धा कहते हैं कि मुझे जो है एक मुट्ठी भरकर जो है मस्टर्ड के सीड लाके दो, सरसों के बीज लाके दो, और मैं तुम्हारे चाइल्ड की जो लाइफ है, इसकी ज़िंदगी वापस लाके दे दूंगा। तो कीसा गौतमी जो है वो खुश हो जाती है, ठीक है, और उसे लगता है कि ये तो बहुत आसान है, मैं लाके दे दूंगी। लेकिन बुद्धा जो है उसको रोकते हैं और उसके साथ में एक शर्त, या आप कह सकते हैं एक और कंडीशन आगे रखते हैं कि सीड्स जो हैं वो ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर कभी किसी की डेथ ना हुई हो, जहाँ कोई मरा ना हो। तो कीसा गौतमी एक घर से दूसरे घर जाती है, ठीक है, और जहाँ पर भी वो जाती है वो देखती है कि हर किसी के घर में किसी ना किसी की डेथ हुई होती है, किसी के फादर की, किसी के मदर की, सिस्टर की, ब्रदर की, हस्बैंड की, चाइल्ड की, तो हर किसी की डेथ हुई होती है। तो अब आप देखिए बुद्धा इससे क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको, कि ये जो है इट इज़ अ सर्कल ऑफ लाइफ, डेथ एंड बर्थ, ये दोनों जो है होना ही है। मतलब डेथ अगर उसके बेटे की हो गई तो वो तो एक नेचुरल वो है जो सबके साथ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी लेडी के साथ ऐसी चीज़ हुई कि हर घर में उसे कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसके डेथ जो है हो चुकी थी। तो बुद्धा उसको सिखाना चाह रहे हैं कि हमें किसी भी चीज़ से अटैचमेंट, उसे क्या है अपने बेटे से अटैचमेंट है, इसलिए वो ज़्यादा सैड हो रही है। अगर वो अटैचमेंट को फिनिश कर दे, अगर उस अटैचमेंट को वो ख़त्म कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, दुख भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक बार 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। ओवर द सेंचुरीज क्या हुआ, इंडिया के जो इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन थे सच को जानने के लिए, आप कह सकते हैं सच के, तो उनमें उनको 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में डिवाइड किया गया, उनको रिप्रेजेंट किया जाता है 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी में। अब ये 6 सिस्टम कौन कौन से हैं? पहला है वैशेषिका,
न्याया, सांख्या, योगा, पूर्व मीमांसा और वेदांता। वेदांता को हम उत्तरा मीमांसा भी कहते हैं। ये जो 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी है, इनको अलग अलग ऋषियों के द्वारा फाउंड किया गया है। जैसे कि अगर हम देखें, विशाशिका जो है, इसको कोनारक के द्वारा फाउंड किया गया। न्याया को गौतमा के द्वारा, ठीक है। फिर आपके सांख्य फिलॉसफी कपिल मुनि के द्वारा की गई। योगा पतंजलि के द्वारा, ऋषि पतंजलि के द्वारा। फिर पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तरा मीमांसा या जिसे हम वेदांता कहते हैं, वो व्यास के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऋषि ने कौन कौन सी फिलॉसफी को फाउंड किया। ये फिलॉसफी जो है आज भी जो है कंट्री के अंदर लोगों को गाइड करती है। साथ ही जो जर्मन बॉर्न ब्रिटिश आइडियोलॉजिस्ट थे फ्रेडरिक मैक्स मुलर, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है, ये बहुत जनरेशन्स के, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई ऐसा था कि ये डेवलप हो गए, नहीं, ये जनरेशन वाइज जो है आप कह सकते हैं कई इंडिविजुअल थिंकर्स के द्वारा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया गया है, और वो धीरे धीरे सेंचुरी ओवर सेंचुरी जो है वो डेवलप हुए हैं, ठीक है, या जनरेशन ओवर जनरेशन जो है वो डेवलप हुए हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उपनिषद। अब ये उपनिषद क्या है एक बार हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे थिंकर्स जो है उन्होंने कई फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने की कोशिश की। उनमें से कुछ जो है जानना चाहते थे कि डेथ के बाद जो लाइफ होती है, लाइफ आफ्टर डेथ, उसके बारे में जानना चाहते थे, ठीक है। कुछ जानना चाहते थे यज्ञों के बारे में, जो यज्ञ करवाए जाते हैं उनको क्यों करवाया जाता है। तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। इनमें से कई थिंकर्स जो थे उन्हें ये लगा कि कुछ तो ऐसा परमानेंट है यूनिवर्स के अंदर जो आफ्टर डेथ भी रहता है, यानी कि इवन आफ्टर डेथ भी ऐसी कुछ चीज़ है, कुछ परमानेंट चीज़ है जो बाद में भी रहती है। इसको इन्होंने कहा आत्मा। इन्होंने इसको क्या नाम दिया? आत्मा, ठीक है, या इंडिविजुअल सोल, या इसे हम ब्राह्मण या यूनिवर्सल सोल भी कह सकते हैं। और उनका ये मानना था कि जो आत्मा और ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण मतलब यूनिवर्सल सोल और आत्मा मतलब इंडिविजुअल सोल, तो ये जो है यूनाइट हो जाते हैं, अल्टीमेटली ये दोनों मिल जाते हैं, इनका ये मानना है। कई ऐसे आइडियाज़ को उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया, इसमें इसको लिखा गया, और बाद में जो है ये वैदिक टेक्स्ट का पार्ट हो गए। उपनिषद का लिटरली मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, ठीक है, पास में बैठना, ठीक है। और इस टेक्स्ट में ऐसी कन्वर्सेशन दी गई है, जैसे आप देखिए कोई टीचर होता है, स्टूडेंट उसके पास बैठा है और कुछ सीख रहा है उससे, तो इसी तरीके से उपनिषद का मीनिंग यही है कि आप पास में बैठ के उसको सुन रहे हो, ठीक है। ओपन कई बार क्या होता था, ये आप देखिए तो ये कन्वर्सेशन है टीचर्स और स्टूडेंट्स की। ये आइडियाज़ जो है इनको सिंपल डायलॉग्स में प्रेजेंट किया गया है। ज़्यादातर उपनिषदिक थिंकर्स जो हैं वो मैन थे, आदमी थे, स्पेशली ब्राह्मण्स और राजाज हुआ करते थे जिन्होंने ये लिखा है या इसको डेवलप किया। और कई बार वुमेन का भी मेंशन किया गया है, वुमेन थिंकर्स का भी मेंशन किया गया है, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्री, जो कि फेमस थी अपनी लर्निंग के लिए, और उन्होंने कई डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी किया। गरीब लोग रेयरली इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर पाते थे, इन तरीक़ों की डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर पाते थे, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। सत्यकाम जवाला जो है, जो कि इनका नाम अपनी मदर जवाली के नाम से रखा गया, तो इनका ये जो है गरीब होने के बावजूद भी इन्होंने इस तरीके के डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। इनके अंदर सीखने की बहुत तीव्र इच्छा थी, इनके अंदर सीखने की इच्छा थी, ठीक है। और तो ब्राह्मण्स के द्वारा इनको एज अ स्टूडेंट जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था, और इनके टीचर थे गौतमा, ठीक है। और बाद आप देखिए जो कि बेस्ट नोन थिंकर्स बने ओवर द टाइम, या उस समय के बेस्ट नोन थिंकर्स रहे। बहुत सारे आइडियाज़ जो है उपनिषद में बाद में डेवलप किए गए फेमस थिंकर्स शंकराचार्य के द्वारा, जिसके बारे में आप क्लास 7th में पढ़ेंगे, यानी कि क्लास 7th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। अब पाणिनि का नाम आपको पता है, फेमस ग्रामेरियन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, जिन्होंने व्याकरण जो है संस्कृत व्याकरण स्पेशली इन्होंने फाउंड की। तो पाणिनि का नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे हम आ जाते हैं जैनिज्म पे।
जैनिज्म में आप देखेंगे जो 24th और द लास्ट तीर्थंकर है जैनास के, जिनका नाम है महावीरा, वर्धमान महावीरा, जिन्होंने उस समय पर अपना मैसेज जो है सबको दिया आज से 2500 साल पहले। वो भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे, ठीक है, लिच्छवीस के, जो कि वज्जी संघ का पार्ट था, और जिसके बारे में हमने ऑलरेडी चैप्टर 5 में पढ़ा था वज्जी के बारे में। और एट द एज ऑफ 30 की एज में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो फॉरेस्ट में रहने लगे। 12 साल तक उन्होंने एक हार्ड और लोनली लाइफ को स्पेंड किया, ठीक है, एक ऐसी ज़िंदगी व्यतीत की जो बहुत ज़्यादा हार्ड थी और अकेलेपन से भरी हुई थी। और उसके एंड में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने एक सिंपल सिद्धांत लोगों को सिखाया कि जो आदमी और औरत है, जो सच जानना चाहते हैं, अगर वो ट्रुथ की तलाश में है तो उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना चाहिए अहिंसा के, यानी कि उन्हें किसी भी लिविंग बीइंग को किल नहीं करना है, किसी भी मतलब इवन एक चींटी को भी किल नहीं करना है। उनका ये मानना था कि सभी लिविंग बीइंग्स को रहने की, जीने की, आप कह सकते हैं ना, उनका एक अधिकार है, ठीक है। क्योंकि सबको अपनी लाइफ प्यारी होती है। अगर मनुष्य को अपनी लाइफ प्यारी है तो छोटे मोटे जो जानवर है, जो क्रिएचर्स है, जो प्राणी हैं, उनको भी अपनी ज़िंदगी प्यारी है। तो हमें किसी को भी किल नहीं करना। जो आम व्यक्ति है वो महावीरा की टीचिंग्स को समझते थे और उसके फॉलोअर्स बन जाते थे, बिकॉज महावीरा भी प्राकृत भाषा का इस्तेमाल करते थे जिसमें आम आदमी को भी समझ में बातें आती थी। अब प्राकृत की भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में, कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में यूज़ की जाती थी, ठीक है। अब जो प्राकृत भाषा मगध में बोली जाती थी उसे मगधी कहते थे, ठीक है। ऐसी अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप की प्राकृत भाषा जो है पाई जाती थी। अब जो महावीरा के फॉलोवर्स थे उन्हें जैनास कहा जाता है और उन्हें बहुत सिंपल लाइफ जीनी होती है, ठीक है। और खाना सिर्फ और सिर्फ मांग कर, यानी कि भीख मांग कर, बैग कर कर ही खाना होता है, ठीक है। और साथ ही उन्हें बिल्कुल ऑनेस्ट, ईमानदार रहना होता है और स्पेशली उनको कुछ भी चुराना नहीं है, उन्हें सिर्फ मांग के खाना है और इसके अलावा उनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें कुछ भी स्टील नहीं करना, चोरी नहीं करनी, ठीक है। और आदमी जो लोग होते थे उनको अपना सब कुछ गिव अप कर देना पड़ता था, इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स भी वो वियर नहीं कर सकते थे। अब चलते हैं। मैन ज़्यादातर आदमियों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था, ठीक है, और मैन और वुमेन के लिए, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता था। लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद भी, इतने स्ट्रिक्ट रूल, इतने स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल के बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे, यानी कि इतने सारे लोगों ने अपना घर त्याग दिया ट्रुथ की तलाश में, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए उन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। तो जिन्होंने उनको सपोर्ट किया वो मॉन्क्स और नन्स बन गए, ठीक है। और आप देखिए जैनिज्म जो है वो ज़्यादातर ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। फार्मर्स जो कि इंसेक्ट को किल करते थे, देखिए उनके क्रॉप पे जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको वो किल करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए इन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, इसलिए उनके लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट थी। लेकिन जो ट्रेडर्स थे उन्होंने जैनिज्म को सपोर्ट किया। और आप देखेंगे 100 सैकड़ों सालों तक जैनिज्म जो है नॉर्थ इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैला, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। महावीरा की जो टीचिंग्स थी या उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने ओरली जो है सेवरल सेंचुरीज तक, यानी कई शतकों तक अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाया, ठीक है। और आप देखेंगे कि उन्होंने जो है इसको राइट भी किया, इसे लिखा भी, इन द रिटन फॉर्म में भी ले डाउन किया, जो आज के टाइम पे वलाबी, जो कि गुजरात में है, यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और कब लिखा गया? आज से 1500 साल पहले। अब आ जाते हैं संघ के बारे में। तो दोनों महावीर और बुद्धा जो है उनको ये लगा, जिन्होंने अपना अपना घर छोड़ा, कि वो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे, ठीक है। क्या करना चाहते थे? ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते थे। दोनों संघ से बिलोंग करते थे और जो रूल्स थे बुद्धिस्ट संघ के, उनको भी लिखा गया, जिसे कहा जाता है विनय पिटका। तो विनय पिटका में बुद्धिस्ट संघ के जो भी रूल्स थे वो आपको देखने को मिलेंगे। इससे हमें पता चलता है कि मैन और वुमेन की
सेपरेट ब्रांचेस थी, सारे के सारे मेन जो थे वो संघ को ज्वाइन कर सकते थे। हालांकि जो बच्चे थे उनको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, और स्लेव्स को, जो स्लेव्स होते थे, जो सर्वेंट होते थे, उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी। जो लोग राजा के लिए वर्क करते थे उनको राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी, या जिन्होंने कोई कर्जा ले रखा था तो उससे कर्जा जिससे लिया है उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। औरतों को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। मैन और वुमेन जो भी संघ को ज्वाइन करते थे वो सिंपल लाइफ जीते थे, ठीक है, मेडिटेशन करते थे ज़्यादातर समय, सिटीज़ और विलेजेस में जाते थे खाना मांगने के लिए, फिक्स चार्ज होते थे उस समय ये लोग खाना मांगने जाते थे। इसलिए इन्हें भिक्खूस कहा गया, क्योंकि ये मांग कर खा रहे हैं तो इन्हें क्या कहा गया, भिक्खूस कहा गया। भिक्खूस का प्राकृत वर्ड है भिक्खू, जिसका मीनिंग होता है रिनाउंसर, जिसने सब कुछ त्याग दिया हो, ठीक है। और फीमेल को भिक्खुनीस कहा जाता था। वो दूसरों को सिखाते थे, दूसरों को भी ज्ञान की प्राप्ति कराने में हेल्प करते थे, वो मीटिंग्स भी करते थे, ठीक है, कई क्वेरल्स को, झगड़ों को सुलझाने के लिए। जो भी संघ का को ज्वाइन करते थे, चाहे वो ब्राह्मण्स हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट्स हो, लेबरर्स हो, बार्बर्स हो, कोर्टिशियंस हो या स्लेव्स हो, हर तरीके के आप कह सकते हैं ग्रुप ने यहाँ इसको ज्वाइन किया, संघ का ज्वाइन किया। ज़्यादातर लोग जो है उन्होंने बुद्धा की टीचिंग्स को लिखा। उनमें से कुछ जो है उन्होंने ब्यूटीफुल पोएम्स कंपोज की, अब संघ की लाइफ को बताते हुए कि किस तरीके की लाइफस्टाइल जो है संघ के लोग जिया करते थे। अब इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी आपके प्रीलिम्स में देखने को मिला है, वो है विहारास और चैत्यास। इसके बारे में हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो दोनों जैनास और बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे पूरे साल लोगों को शिक्षा देने के लिए। और एक ऐसा समय जब वो रुकते थे एक जगह पे, वो रेनी सीजन होता था, जब वो ट्रैवल नहीं करते थे, वो एक जगह स्टॉप हो जाते थे, क्योंकि उस समय ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो क्या होता था कि उनके जो सपोर्टर्स है, जो इन धर्मों को सपोर्ट करते थे, उनके लिए उन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स बनवाए, ताकि जब ये रेनी सीजन में ये लोगों को रुकने के लिए हेल्प हो, ठीक है। तो गार्डन्स में या फिर नेचुरल केव्स के अंदर जो है हिली एरियाज में इन्होंने टेम्परेरी शेल्टर्स बनवाए। तो क्या हुआ, कई सपोर्टर्स जो थे भिक्खूज और भिक्खुनीस के, और उनको लगा कि भाई टेम्परेरी शेल्टर से कुछ नहीं हो रहा है, इनके लिए परमानेंट शेल्टर्स बनवा देनी चाहिए, इसलिए मोनेस्ट्रीज बनवाई गई, ठीक है। इन मोनेस्ट्रीज को क्या कहा गया, विहारास। तो शुरुआत के जो विहारास होते थे वो वुड और ब्रिक्स से बनाए जाते थे, ठीक है। इनमें से कई जो है केव्स के अंदर डग करके बनाए जाते थे, हिल्स में जो केव्स होती है उनमें बनाए जाते थे, स्पेशली वेस्टर्न इंडिया के अंदर। और जो लैंड होती थी जिसमें विहारा बनाया जाता था, वो किसी रिच मर्चेंट या लैंड ओनर की होती थी या राजा की होती थी। जो लोकल लोग होते थे वो आते थे यहाँ पर, भिक्खू और भिक्खुनीस को फूड ऑफर करते थे, क्लोथिंग, मेडिसिन, ये सब ऑफर करते थे, उनको दिया करते थे एज अ गिफ्ट। इन रिटर्न लोगों को ज्ञान दिया जाता था, उनको सिखाया जाता था। और कई सेंचुरीज तक बुद्धिज्म जो है वो ऐसे ही स्प्रेड होता रहा इंडिया के, और इंडिया से बाहर भी, इंडिया के पार्ट्स में तो इंडिया के बाहर भी जो है इसी तरीके से बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। अब जो नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आया इसे कहा गया महायाना। क्या कहा गया, महायाना बुद्धिज्म, जो कि अब डेवलप्ड हुआ। और इसमें दो डिस्टिंक्ट फीचर है। शुरुआत में जो शुरुआती बुद्धिज्म था उसमें बुद्धा की प्रेजेंस जो है वो स्कल्पचर के फॉर्म में दिखाई गई। कई साइंस को यूज़ करके बुद्धा की प्रेजेंस को दिखाया गया, जैसे कि उनके एनलाइटनमेंट को शो करने के लिए पीपल ट्री का स्कल्पचर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ, महायाना बुद्धिज्म में बुद्धा के स्टैचूज बनवाए गए, ठीक है। ज़्यादातर इनमें से जो है वो मथुरा में बनवाए गए, बाकी जो है तक्षशिला में। सेकंड चेंज क्या आया बुद्धिज्म के जो नया फॉर्म आया महायाना में, इसमें दूसरा बदलाव क्या आया, तो ये माना जाता था कि बोधिसत्वास में बिलीव किया जाता था, ठीक है। ये ऐसे लोग होते थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई होती थी, उन्हें बोधिसत्व कहा जाता था, ओके। तो एक बार जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी तो वो कंप्लीट आइसोलेशन वाली लाइफ जीते थे, मेडिटेट करते थे शांति में। हालांकि इसको करने के अलावा अब ये क्या करने लगे, इसको करने की बजाय वो लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो बोधिसत्तास क्या कर रहे हैं, बोधिसत्व क्या कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं। अकेले में मेडिटेशन करने की जगह वो दुनिया को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, दूसरों को भी ज्ञान की प्राप्ति कराने में हेल्प कर रहे हैं।
जो बोधिसत्वास होते थे वो बहुत पॉपुलर हो गए, क्योंकि और देखिए आप, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग गए लोगों को टीच करने के लिए, सेंट्रल एशिया, चाइना, बाद में कोरिया, जापान, और सारे जगह बुद्धिज्म का प्रसार हुआ। ठीक है। अब बुद्धिज्म जो है वेस्टर्न और साउथर्न इंडिया में भी फैल गया, जहाँ पे डजन्स ऑफ केव्स बनवाई गई। ठीक है, भिक्खूज और भिक्खुनीस के लिए। बुद्धिज्म जो है ईस्टर्न साउथ ईस्ट में भी फैला, यानी कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड जैसे एरियाज में भी बुद्धिज्म का प्रसार हुआ। जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म है, जिसे हम थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहते हैं, वो इन एरियाज में ज़्यादातर पॉपुलर है, यानी कि साउथ ईस्ट जो एशिया है उस तरफ जो है थेरावाड़ा बुद्धिज्म जो है, जो कि ओल्डर फॉर्म बुद्धिज्म की, वो ज़्यादा फेमस है। अब देखिए पिलग्रिम्स क्या होते हैं, ऐसे आदमी और औरतें जो होली प्लेसेस की जर्नी के लिए निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पिलग्रिम्स कहते हैं। ठीक है। और बेस्ट नोन पिलग्रिम की अगर हम बात करें तो वो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स थे, जैसे कि फांजियान, जो कि आज से 1600 साल पहले यहाँ पर आए, और जुआनजेंग जो कि 1400 साल पहले आए। ठीक है। तो ये फेमस पिलग्रिम्स के नाम है। नालंदा जो कि एक यूनिक लर्निंग सेंटर था, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। जुआनजेंग जो है, या इसके अलावा अदर पिलग्रिम्स यहाँ पर स्टडी करने आए थे। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है, बिहार में है, जो कि मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है उस समय की। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के समय पे भी नालंदा एग्जिस्ट करता है, आप वहाँ पर जाके देखकर आ सकते हैं अगर आप हिस्ट्री को विटनेस करना चाहते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। कोई भी इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। देन तब तक के लिए बाय बाय।